सो लेट अस स्टार्ट विथ BHU 2017। इसके पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से। 81 क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ध्यान से। दैट इज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। an तुम्हें दे रखा है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n है। ये सारे a लिखे हैं, a10 a8 एंड a9। a10 का मतलब हो जाएगा अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10। a9 मीन्स अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9। a8 मीन्स ऑब्वियसली अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8। The value of a10 minus 2a8 upon twice a9। अगर हम नॉर्मल तरीके से अल्फा टू द पावर 10 बीटा टू द पावर 10 और ये सारी वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। ध्यान से देखो उसके लिए क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये बात हमें पता है, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट क्या आता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज अगेन -2। हमें ये वैल्यू बतानी है a10 माइनस 2a8 अपॉन a9। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखो। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां पे एक रिजल्ट होता है asn प्लस bsn माइनस 1 प्लस csn माइनस 2, ये 0 आता है। और sn मतलब क्या होता है, sn मतलब अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। तो sn हो गया है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बीटा टू द पावर n माइनस 2। sn माइनस 2 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 2 बीटा टू द पावर n माइनस 2। तो देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी यहां से कंपेयर करा लो, ए क्या हो गया 1, बी हो गया -6, सी हो गया -2। ए s10 लिख लो, s10 मतलब अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10 -6 s9 लिख लो, -2 s8 लिख लो is equal to 0. So s10 minus twice s8 is equal to 6 s9। हमें नीचे twice a9 चाहिए, तो इसके नीचे तुम twice s9 ले आओ तो ये 3 हो जाएगा। s10 मतलब वही जो पुराना हमारा क्वेश्चन में a10 दे रखा है, माइनस ट्वाइस a8 अपॉन ट्वाइस a9। ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 3 के इक्विवेलेंट से भी, तो इट्स आंसर इज सिंपली 3 इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 81 हो गया। The least value of a for which sum of squares of roots is taking least value। तो मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को लीस्ट करना है।
तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा ए माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 2 ए प्लस 1, इसका स्क्वायर कर लो ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ए प्लस 4 प्लस ट्वाइस ए प्लस 2, तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए, एक 1 अलग कर लो, ये 6 है तो एक 5 अलग कर लो, तो ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट फंक्शन ऑफ a आ गया, और ये मिनिमम तब होगा जब ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 0 हो जाए, तो इट मींस a माइनस 1 0 आ जाए, तब ये लीस्ट वैल्यू लेगा, मींस a इज इक्वल टू 1 पे लीस्ट वैल्यू लेगा, तो इट्स आंसर इज सिंपली a इज इक्वल टू 1, और ये लीस्ट वैल्यू लेगा कितनी 5, क्योंकि a माइनस 1 का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, तो लीस्ट वैल्यू आएगी पूरे फंक्शन की कितनी 5 सिंपली। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, मान लेते हैं दो कंसेक्यूटिव इंटीजर n प्लस 1 है, n इज एनी इंटीजर, तो ये इसके रूट्स हो गए n प्लस 1, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लो n प्लस 1, सम ऑफ रूट आएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहां से जब तुम n निकालोगे तो b माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, निकाल के देख लो, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c आ जाएगा, n की वैल्यू यहां रख देते हैं b माइनस 1 डिवाइड बाई 2, b माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू c, b माइनस 1 डिवाइड बाई 2 b प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c, सो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4c, तो b स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1 आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 1, तो b स्क्वायर माइनस 4c ही पूछा है, तो इट्स आंसर इज सिंपली 1, तो सिंपल क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन के बारे में फिर से देख लो, एक रिलेशन होता है a टू a सेट में, ये तीन तरह का होता है, रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में होता ये है, फॉर एवरी ए, हर एक ए के लिए जो सेट ए से बिलोंग करे, ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट में अगर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन में 1 1 का होना जरूरी है, 2 2 का होना जरूरी है, 3 3 का होना जरूरी है। इसको रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, 2 का रिफ्लेक्शन 2, 3 का रिफ्लेक्शन 3, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए। तो यहां पे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 6 9 12, सबके क्या आपस में रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, 3 3 6 6 9 9 12 12, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। अब फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी, इसमें हर एक एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है,
ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो साथ में बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करे तभी वो सिमेट्रिक होगा। हर एक पेयर का होना जरूरी नहीं है। मान लो ए सेट ये है तो ये सिमेट्रिक तब होगा जब 1 2 है तो 2 1 भी हो, अगर 2 3 है तो 3 1 भी हो। सारे पेयर्स होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 3 और 3 1 होना जरूरी है। सॉरी, ये 2 3 होगा, सॉरी 3 2, 2 3 एंड 3 2। ठीक है। ट्रांजिटिव होता है फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी और बी सी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी बी से हटा दो, ये ट्रांजिशन हो गया ए से बी, बी से सी, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो दैट इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में फॉर एवरी ए मतलब सारे पेयर होना जरूरी है। ठीक है, ए बी छूट गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में सिमेट्री ए बी बी ए होना जरूरी है, सारे पेयर हो या ना हो। ठीक है। ट्रांजिटिव में भी अगर ए बी बी सी है तो ए सी का होना जरूरी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखो 6 12 आ रहा है तो 12 6 आना चाहिए तो ये सिमेट्रिक होगा। 12 6 आ नहीं रहा है तो 12 6 नहीं आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर गलत, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 6 12 है तो 12 6 होना चाहिए, 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए, 3 12 है तो 12 3 होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है ये गलत हो गया। और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, तो ए और बी बचा। अब देखो क्या ट्रांजिटिव है, 6 12 के साथ 12 प्लस समथिंग आना चाहिए, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। 3 9 के साथ 9 समथिंग आना चाहिए, 3 12 के साथ 12 समथिंग आना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। दिस इज रिफ्लेक्सिव ओनली, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब देखो 1 3, इसमें फिर से पूछा गया है ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, 1 3 है तो 3 1 है। ठीक है, 4 2 है तो 2 4 है, 2 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 3 2 होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक इसको टेक कर सकते हैं, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ये 1 3 है तो 3 1 है, देखो 1 3 है तो 3 1 है, तो ट्रांजिटिव के लिए 1 1 होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इट्स आंसर इज नॉट सिमेट्रिक। जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी रेंज बतानी है। तो एनपीआर में n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, मतलब n 1 या 1 से बड़ा इंटीजर होना चाहिए। r मस्ट बी अ होल नंबर, r 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ में n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए। ठीक है, तो 7 माइनस एक्स p x माइनस 3, तो 7 माइनस एक्स 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब x को अगर इधर ले जाते हैं तो x 3 से छोटा होना चाहिए, और साथ में n r से बड़ा होना चाहिए। तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, सॉरी x माइनस 3 है, हमने गलत लिख दिया है, दिस इज x माइनस 3 है। तो अगर ये x माइनस 3 है जो कि होल नंबर होगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा इंटीजर, तो x 3 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लें तो x लाई करेगा बिटवीन 6 से 3, n r से बड़ा होना चाहिए,
2x लेस देन और इक्वल टू 10, x 5 या 5 से छोटा होगा, इसका भी इससे इंटरसेक्शन ले लो, तो फाइनली x आएगा 5 से 3 के बीच में, और x इंटीजर ही होना चाहिए, तो x की देखो कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 4 5। x की ये 3 वैल्यूज आ रही है, 1 बाय 1 हम यहाँ रखते जाते हैं और उसकी y वैल्यूज निकालते जाएंगे। x इज इक्वल टू सबसे पहले रखो 3, तो 7 माइनस 3 4 हो गया, 4p0, 4p0 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो दिस इज 1, x को रख दो आप उठा के 4, x को 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखो जरा, तो ये आ जाएगा 3p1, 3p1 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3। अब x को रख दो फाइनली 5, 5 रखोगे तो 2p2 दैट इज 2, तो 3 वैल्यूज मिल रही हैं, 3 2 एंड 1, तो रेंज में 3 वैल्यूज आ रही हैं, 3 2 एंड 1, ए इज द आंसर। सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ अ फंक्शन R टू S, R डोमेन है, S को डोमेन है, ये फंक्शन दे रखा है, ऑन टू हो अगर, तो ऑन टू में आई थिंक पढ़ा होगा फंक्शन में, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज के इक्वल अगर आ जाए, तो ये ऑन टू हो जाता है। अब इस कैटेगरी के जो फंक्शन होते हैं, इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, तो आई थिंक ये चीज पढ़ी होगी, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c, ये लाई करता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c से माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c के बीच में, तो ये लाई करेगा अंडर रूट 1 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 4, 4 का अंडर रूट ले लो, यहाँ पे रख दो 1 स्क्वायर, साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, कॉस एक्स का कोफिशिएंट माइनस रूट 3 आ रहा है, उसका स्क्वायर करोगे 3 प्लस 1, यही चीज यहाँ पे कर लो 1 माइनस, ये क्या हो गया 4, ये 2, तो ये हो गया 3, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो आ रही है -1 से 3। अगर हम s को, जो कि इसका को डोमेन होता है, को डोमेन को अगर हम रेंज के इक्वल कर दें, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। इट्स आंसर इज सिंपली डी, हेंस इट्स आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका डोमेन बताना है, तो सबसे पहले अंडर रूट के अकॉर्डिंग बात अगर कर लो, तो x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। दूसरी चीज, जिसका भी लॉग लिया जाता है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x 1 से छोटा होना चाहिए। तीसरी चीज, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, मीन्स x 0 नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, तो डोमेन ऑफ फंक्शन आएगा -2 तो इंक्लूडेड है, 1 एक्सक्लूडेड है, और इससे 0, इसके बीच में 0 नंबर आ रहा है, हटा दो, इसको थोड़ा सही कर लेना, 1 को एक्सक्लूड कर लेना, तो ये आंसर हो जाएगा -2 से 1
एंड 0 एक्सक्लूडेड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 0 से 1, सिंपल। नेक्स्ट देखो, f ऑफ जी एक्स मॉड साइन एक्स दे रखा है, g ऑफ एफ एक्स मॉड साइन एक्स है, f ऑफ जी एक्स साइन रूट एक्स का स्क्वायर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन वाइज कर लेते हैं। एफ एक्स को मान लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। एफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स हो गया रूट एक्स। तो पहले तो निकालो तुम यहां से g ऑफ एफ एक्स, तो अंडर रूट के अंदर एफ एक्स रख दो। एफ एक्स है क्या फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर एक्स, और हमें पता होना चाहिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, तो पहला तो मैच कर रहा है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स ये है, यहां पे एक्स के प्लेस पे जी एक्स रख दो, तो ये साइन स्क्वायर जी एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर जी एक्स क्या है, रूट एक्स है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, साइन रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये भी मैच कर रहा है, इट मींस बाय द वे फॉर्चुनेटली फर्स्ट आंसर से ही पूरा मैच कर जा रहा है, तो इट्स आंसर इज ए, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इसका इनवर्स निकालना है। अच्छा, डोमेन को डोमेन दे नहीं रखा है, तो 1 1 ऑन 2 चेक करने का मतलब नहीं है। इस तरह का कुछ दिया होता है तो 1 1 ऑन 2 चेक करते हैं। सीधे सीधे इनवर्स निकालने में x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। x और y को इंटरचेंज कर लो, यही हमारा f इनवर्स x आ जाएगा। Hence its answer is B। इसका आंसर B आ गया, सिंपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 to the power x प्लस 2 to the power y, इसका डोमेन बताना है। तो पहले तो हम y निकाल लें, तो फ्रॉम हेयर दिस इज 2 to the power y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 to the power x। इसमें दोनों साइड लॉग ले लो बेस 2 का, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 बेस 2 log 2 बेस 2 1 होता है, तो फाइनली हमें मिला y इज इक्वल टू log बेस 2। तो जिसका भी log लेते हैं that must be positive, so 2 to the power x less than 2 की पावर 1 means x is less than 1। 1 से छोटा कुछ भी होता रहे, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, अदरवाइज ये 0 आ जाएगा। तो 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सबसेट आंसर हो सकता है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सी आ रहा है, जो बड़ा सेट है एज कंपेयर टू डी। तो ऐसे केस में हमें फिर सी टिक करना चाहिए, सबसेट आंसर हो सकता है। 1 0 से छोटा है, तो 1 से छोटा तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये 4 एलिमेंट्स हैं, 2 इमेजेस हैं। ऑन टू आई थिंक पता होना चाहिए कि कोई भी इमेज एम्प्टी ना रहे, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 डिफरेंट बॉल्स हैं, 2 बॉक्सेस हैं,
इसमें रखना है, पुट करना है, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। तो हर एक बॉल के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, तो 2 की पावर 4। माइनस वाला केस कर दो कि सारी बॉल्स एक बार बॉक्स 1 में आ गई, B2 खाली रह गया, B2 खाली रह गया, सारी बॉल इसमें आ गई, या सारी बॉल इसमें आ गई, B1 खाली रह गया। तो ऐसे 2 केसेस बनेंगे, वो हमने सबट्रैक्ट कर दिए। तो दीज आर द नंबर ऑफ केसेस 14 जब कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहता है, मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कोई भी इमेज एम्प्टी नहीं रहेगी। तो आई थिंक ये चीजें फंक्शन में पढ़ी होंगी। (93) ये mod z is greater than or equal to half to z plus half की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या इसको हम ऐसे लिख लें, z प्लस हाफ माइनस हाफ। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाना चाहते हैं, अगर ट्राइंगल इनइक्वलिटी पढ़ी है तो z1 प्लस z2 के मॉड को अगर हम इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक कर लें तो ये साइड बड़ी हो जाती है और ये छोटी। इसमें हम देखते हैं दोनों तरह की इनइक्वलिटी लगा सकते हैं, और प्लस वाली माइनस वाली भी। इसको प्लस कर लो और ये माइनस हाफ अलग कर लो। सो दिस इज मॉड z, जिसको हम ये लिख रहे हैं। इसमें 2 ब्रैकेट ले लो, एक ये और एक ये। अगर इसको इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक कर लें तो ये साइड बड़ी हो जाएगी और ये छोटा हो जाएगा। अच्छा, इसकी मॉड z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मतलब मॉड z की मिनिमम वैल्यू 2 है। ये साइड छोटी है, छोटी साइड को छोटा रखा जा सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू यहां 2 रख सकते हो। दिस इज हाफ, ये हाफ इधर ले जाओ तो आ जाएगा मॉड z प्लस हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 3/2 आ रही है, इट्स मिनिमम वैल्यू इज 3/2। और 3/2 किसके बीच में लाई करता है? 1 से 2 के बीच में। हेंस इट्स आंसर इज बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये जी नहीं है, प्योरली इमेजिनरी है, मतलब उसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। 3i साइन थीटा डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2i साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है, उसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -6 साइन स्क्वायर थीटा। थ्री आई साइन थीटा यह आएगा +4i साइन थीटा। नीचे अगर देखो तो z बार है, z बार होता है मॉड z स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 1 स्क्वायर और 2 साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो दोनों से ही डिवाइड होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये है इसका रियल पार्ट, जिसमें आई नहीं है, इसको उठा के 0 कर दो।
साइन स्क्वायर थीटा यहां से आ जाएगा 1/3, मीन्स साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो थीटा आ जाएगा, प्लस साइन में ही दे रखा है, प्लस साइन ही कंसिडर कर लो पहले तो साइन इनवर्स 1/√3। हेंस इट्स आंसर इज सी। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आर्गुमेंट बताना है तो फिर से वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 1 प्लस 2i 1 माइनस 3i, 1 प्लस 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऊपर आ जाएगा 1, 2i प्लस 3i 5i, 6i स्क्वायर मतलब 6 हो गया, नीचे z बार 1 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 5 प्लस 5i डिवाइड बाई 10, तो z विल बी माइनस हाफ प्लस i टाइम्स 1/2। अगर देखो तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और आर्गुमेंट ऑफ z tan इनवर्स y बाय x होता है, ये चीज पढ़ी होगी। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ x z that is half upon real part of z that is minus half. Hence its argument is tan inverse -1। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स -1 हो जाएगा 3π/4। B is the answer. Its answer is B. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 1 प्लस आई लिखा है। 1 प्लस आई का मतलब होता है 1,1। ये 1 माइनस आई लिखा है, 1 माइनस आई का मतलब 1,-1। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। 1 माइनस आई का मतलब 1 माइनस 1। 2i का मतलब 0,2। इससे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो पहले 1,1, 1,1 कहीं यहां ले लेते हैं। -1, देन 0,2, 0,2 कहीं यहां हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल में पहला फॉर्मूला दिमाग में ही आता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो सीधे सीधे हो जाएगा इसका। बेस ले लो पी क्यू, बेस क्या ले लो? पी क्यू, हाफ बेस पी क्यू। हाइट देखो कैसे निकाल रहे हैं, इसको आगे बढ़ा लो। और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। RM इज द हाइट। अगर गौर से देखो तो ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसके कोऑर्डिनेट 1,2 आ जाएंगे। तो ये हाइट जो है वो x कोऑर्डिनेट ही है 1, और ये अगर देखा जाए तो 1 ऊपर 1 नीचे, तो ये कितना है 2 है। तो सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज 1 फाइनली। तो इट्स आंसर इज बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं 97। शायद इसमें आंसर कुछ गड़बड़ है, प्लस आई था शायद, देख लेना। यहां पे हम पहले डेमार्गस थ्योरम लगा देते हैं, z टू द पावर ट्वाइस n।
मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर ट्वाइस एन करोगे तो यह आ जाएगा कॉस 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा z to the power 2n minus 1 upon z to the power 2n plus 1 यहां पे रख दो cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा माइनस 1 cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा प्लस 1। अब यहां कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे 1 हट जाए, तो यहां पे हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर n थीटा प्लस ट्वाइस आई साइन n थीटा कॉस n थीटा, और यहां पे 1 हटाने के लिए हम इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर n थीटा माइनस 1 प्लस ट्वाइस आई साइन n थीटा कॉस n थीटा। तो फाइनली क्या बनेगा देखो जरा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 1 माइनस 2 साइन n थीटा कॉमन ले लो, साइन n थीटा माइनस आई कॉस n थीटा अपॉन नीचे से 2 cos n थीटा कॉमन ले लो, सो दिस इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, इसको अगर देखो तो ये फाइनली बन रहा है माइनस tan n थीटा साइन n थीटा माइनस, अगर हम एक काम यहां पे कर लें, इससे माइनस आई कॉमन ले लें, इससे क्या कॉमन ले लें माइनस आई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, इससे माइनस आई कॉमन लो जरा, तो ये बचेगा cos n थीटा प्लस माइनस आई 1 अपॉन में आ जाएगा साइन n थीटा, इसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये आई स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये और दोनों सेम आ जाएंगे, चेक कर लेना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये बच जाएगा आई टैन n थीटा। इट्स आंसर इज आई टैन n थीटा। तो डी इज द आंसर, अगर यहां प्लस आई कर लेंगे तो डी इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो एक्सटर्नल टच करने में कंडीशन होती है इसका सेंटर C1, इसका C2, इसका R1, इसका R2, C1 C2 का होल स्क्वायर, ये सॉरी C1 C2 होल स्क्वायर नहीं, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अगर होता है तो एक्सटर्नली टच करते हैं। पहले का सेंटर C1 0, 0, रेडियस R1
ए आ रही, दूसरे का सेंटर C2, 2 से डिवाइड करो 3,4 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2 माइनस g माइनस f सेंटर होता है सर्कल का, रेडियस क्या होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, माइनस 9 करेंगे 25 माइनस 9 16 आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 4। ये निकाल के देख सकते हो अपने आप, इतना पढ़ा होगा आई थिंक। C1 C2 इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो 0,0, 3,4 के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से 5 आ जाएगी। R1 A है, R2 4 है, तो A की वैल्यू फाइनली क्या आ गई 1। तो वैल्यू ऑफ A इज 1। सिंपल, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये एक्सटर्नल टच करेगा तो कंडीशन यही होती है, और सर्कल की इक्वेशन पढ़ी होगी कैसे सेंटर निकालते हैं और कैसे रेडियस कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो पहले तो ये देखो कि अगर एक सर्कल है उसमें एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलैटरल है, सपोज कर लो ये एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलैटरल है, ठीक है, PQR, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस, इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। और अगर ये इक्विलैटरल है तो सारी साइड लेंथ्स बराबर होंगी। सेंटर, सर्कम सेंटर से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये इसके मिड पॉइंट पे मीट करेगा OM, ये लेंथ हो जाएगी QM A/2। अच्छा, इक्विलैटरल है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये 30 डिग्री हो जाएगा π/6। ट्राइंगल OQM दिख रहा होगा, ट्राइंगल OQM में cos 30 डिग्री cos π/6 लगा दो, तो हो जाएगा बेस मतलब A/2 अपॉन हाइपोटेनस मतलब R, cos π/6 क्या है √3/2, तो रेडियस आ जाएगी, तुम्हें निकालना क्या है तुम चाहो तो हाँ रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस आ जाएगी सर्कम सर्कल की A/√3, या हम साइड लेंथ निकालना चाहें तो √3R इज द साइड लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सर्कल है, सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन दिस, इसका सेंटर हमें पता है 3,4, रेडियस इसका निकाल लो √G² प्लस F स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे 25 आएगा, माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस 25, तो दिस इज 5√2। साइड लेंथ A है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 A², तो √3/4 A² मतलब 3R², so this is 3√3/4 into R², R कितना आ रहा है 50, 2 से कैंसिल कर दो उसको 2, इसको भी काट दो 25, तो 75√3 डिवाइड बाई 2, दिस इज द आंसर। और आई थिंक इनमें से कोई आंसर नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चंस के सारे आंसर गलत थे।
तो 3-4 एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं जो गलत होते हैं, तो उसमें बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल है जो कि 0,1 से पास कर रहा है और ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है ये सर्कल को S1 को और एक दूसरा सर्कल S2 को, ठीक है। तो बेसिकली इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो लेफ्ट जिस सर्कल को बताना है उसको S मान लेते हैं, दैट इज x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है जो कि पास किससे कर रहा है, 0,1 से पास करा दो। अच्छा, इसका सेंटर आता है -g -f, इसकी रेडियस आती है √g² प्लस f² -c, ठीक है। ये पास कर रहा है 0,1 से पास कराओ, यहाँ पे 0, ये ट्वाइस f प्लस c इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब दो सर्कल एक दूसरे को अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो ये चीज पड़ी होगी, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 हो जाता है, और ऐसे केस में कंडीशन बनती है 2g1 g2 प्लस ट्वाइस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो दूसरा सर्कल है S1 जो कि है x² प्लस y² माइनस ट्वाइस x, y का कोफिशिएंट नहीं आएगा तो ये 0 हो जाएगा, -16 और यहाँ पे करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो इसका सेंटर अगर हम देखें ध्यान से तो 1,0 है, रेडियस इसकी कितनी है, 16 है, 4 है, ठीक है। दूसरा सर्कल क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हम S1 एंड S को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करा देते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, 2g1 g1 मतलब इसका g, g2 इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या अगर यहां से g2 देखा जाए तो -1 आ रहा है, ट्वाइस, सो नाउ 2g1 g2, पहले वाले का g तो g1 g हो गया, दूसरे वाले का g2 -1 है, फिर प्लस ट्वाइस f1 f2, f1 क्या हो जाएगा, f1 f है पहले वाले S सर्कल का, f2 अगर देखो यहां पे f1 f2 ट्वाइस f2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, दूसरे सर्कल में 0 है, c1 पहले सर्कल में c क्या है, c है, दूसरे सर्कल में c2 क्या है, -15 है, सो -2g इज इक्वल टू c -15, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब यही चीज हम ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन S और S2 के साथ लगा दें, फिर 2g1 g2, 2 पहले सर्कल का g है, ठीक है, दूसरे सर्कल का g और f दोनों सेंटर क्या है, 0, 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 इज इक्वल टू उसका c है, और इसका c उधर ले जाओ तो -1 हो जाएगा, तो यहां से c की वैल्यू तुम्हें 1 मिल गई। अब c की वैल्यू जब यहां 1 रखेंगे हम तो यहां से g मिल जाएगा, g विल बी 7, g विल बी 7, तो हमें g मिल गया, c मिल गया। अब c को 1 यहां पे भी रख दो तो f भी मिल जाएगा, f मिल जाएगा -1, तो अब इसका सेंटर आ जाएगा -g कॉमा -f मतलब -7, 1
-7, 1 कहीं दे नहीं रखा है, यहाँ पे अब उठा के वैल्यू रख दो, रेडियस निकाल लो, g स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस C1, तो रेडियस इसकी 7 आ रही है, रेडियस क्या आ रही है 7। तो सिंपली ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का कंसेप्ट यूज हुआ है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंसेप्ट है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 101, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, ध्यान से देख लो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। इसमें देखो ये दो तरह के पैराबोला होते हैं, या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, या तो y में स्क्वायर लगा होगा या x में स्क्वायर लगा होगा। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो आता है, सिंपली एक तो परफेक्ट स्क्वायर बना के आई थिंक निकाल सकते हो, जिसमें भी स्क्वायर लगा हो। यहाँ पे किसमें स्क्वायर लगा है, y में स्क्वायर लगा है, तो नीचे उसका कोफिशिएंट लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और y में स्क्वायर लगा है, इट मींस x में नहीं लगा है, तो इट मींस ऊपर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। तो सिंपली एक लाइन में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है 2, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या आ रहा है 4, दैट इज हाफ। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सिंपली हाफ। तो जिस पे भी स्क्वायर लगा हो उसको नीचे लिख लो, y अगर x में स्क्वायर लगा होता ये होता, तो इसमें तुम ऐसे लिख लेते कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर के अपोजिट y ऊपर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y। अब देखो यहां पे भी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, उसको याद रखना। कॉमन टेंजेंट टू y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by is a to the power 1 by 3x plus b to the power 1 by 3y is equal to a to the power 2 by 3 b to the power 2 by 3। तो यहां से अगर हम देखें y square is equal to 4a x, कंपेयर कराओ तो a हाफ आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, 16 को लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू वाई, तो b आ जाएगा 4, a हाफ b 4, तो देखो ये 1/2 का क्यूब रूट x 4 की पावर 1/3 y 1/2 की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 मतलब 4 की पावर 2/3। तो पहले तो 4 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो, 1/2 की पावर 1/3 x 2 की पावर 2/3 y, ये हो जाएगा 2 to the पावर 4/3, 4/3 माइनस 2/3 करोगे तो ये भी 2 की पावर 2/3 ही आ जाएगा। अब 2 की पावर 1/3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इज द कॉमन टेंजेंट। तो इस तरह के अगर शॉर्ट ट्रिक्स याद होते हैं तो क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाता है। x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by क्या आती है, a की पावर 1/3x प्लस b की पावर 1/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3। नेक्स्ट देखो इसेंट्रिसिटी, यहां पे भी एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। इसमें देखो छोटा कौन सा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा है और वाई स्क्वायर का बड़ा है।
तो एसेंट्रिसिटी सिंपली आ जाती है अंडर रूट जिसका कोफिशिएंट छोटा हो वो ऊपर रख दो और जिसका बड़ा हो नीचे रख दो। यह आ जाएगा 16/25 का अंडर रूट मतलब 4/5। सिंपल। तो जिसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट छोटा है तो ऊपर रख दो, बड़ा वाला वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है नीचे रख दो। सिंपली एसेंट्रिसिटी आ गई। अब देखो ये एलिप्स है। द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू दिस एलिप्स अगर एलिप्स पढ़ा है तो उसकी टेंजेंट की जो इक्वेशन आती है इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं a cos थीटा b sin थीटा। पे टेंजेंट की जब इक्वेशन हम निकालते हैं तो याद होना चाहिए bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा इज इक्वल टू ए बी। अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालें x एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट निकालें y एक्सिस पे, तो p अगर निकालना है तो सिंपली y को 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी a sec थीटा। q निकालना है तो x को 0 रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी b cosec थीटा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस a sec थीटा को तुम लिख दो a अपॉन कॉस थीटा, हाइट b cosec थीटा को लिख दो b अपॉन साइन थीटा। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन साइन 2 थीटा। ये मिनिमम है। ये मिनिमम तब आएगा जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल मिनिमम हो जाएगा। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? 1 वैल्यू लेता है। तो जब ये 1 वैल्यू लेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी। तो इट्स एरिया इज सिंपली ए बी। ए बी इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है। यहां से हाइपरबोला बनाना है तो पहले यहां पे t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2x बाय ए, t प्लस 1/t आ रहा है, 2y बाय ए, t माइनस 1/t आ रहा है। अगर कॉमन सेंस यूज करो और इन दोनों को स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दो तो ये t एलिमिनेट हो जाएगा। इसको करके देख लेना। यह आ जाएगा 4 तुम्हारा। क्या आ जाएगा? 4। तो फाइनली जो हाइपरबोला बनेगा 4 कैंसिल कर देना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर पढ़ाई करिए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जहां पे ए और बी इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर ए और बी इक्विवेलेंट होते हैं तो उसकी इसेंट्रिसिटी √2 आती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 आती है। सिंपल। अच्छा, एक करेक्शन है ऊपर। ये जो कॉमन टेंजेंट वाला बताया था इसमें यहां पे प्लस साइन होता है। दिस इज प्लस इज इक्वल टू 0, मतलब ये प्लस आएगा इज इक्वल टू 0। यहां भी ये प्लस में होगा इज इक्वल टू 0। यहां भी ये प्लस में आएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y प्लस 2 आएगा। ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। सिंपल। ठीक है। तो आई थिंक आइडिया लग गया होगा 17 में किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आए हैं, कैसे पूछे गए।